इस दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में लाश को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने कभी कभी लोगों को दूर से ही लाश को प्रणाम करते हुए भी देखा होगा। अब लाश की जो अंतिम संस्कार होती है उसके लिए भी बहुत ही सख्त कानून लागू है हर धर्म, हर संस्कृति में। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इन नियमों का ठीक से पालन ना हुआ तो क्या हो सकता है? चलिए आज जानते हैं इसी कहानी में। हेमेंद्र कुमार रॉय की लिखी हुई आधी खाई लाश। रूपनारायण नदी जिसके किनारे पर था एक बहुत ही बड़ा सा रेत का बिस्तर और साथ में एक लंबी सी बांध। उसी बांध के इस पार उस पार घने जंगल थे और साथ में थी कुछ छोटे छोटे गांव। उनमें से ही एक था मछुआरों का गांव और उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे जहां पर तरह तरह के लोग रहते थे। इसी नदी के किनारे किनारे अगर आप बढ़ते रहो तो कुछ ही किलोमीटर दूर मिलती है रूपनारायण की सबसे बड़ी रेत का बिस्तर, जो कि एक शमशान घाट भी था। आसपास के जितने भी गांव थे उन सब का यही था एकमात्र शमशान घाट। अब ये जो सारी की सारी गांव थी, ये सारे के सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से काफी दूर थी और इसी वजह से यहाँ की शमशान घाट काफी भयानक दिखता था। इतना भयानक कि अगर आप नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आसपास देखोगे तो आपको मिलेगा जली हुई लकड़ियां, मरी हुई लाश के हाथ, कभी कभी आपको 2-4 खोपड़ियां भी मिल जाएगी और साथ में लाश के साथ आने वाले कपड़े। जो लोग लाश की अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे वो लोग उसी रेत के बिस्तर पर उसे दफना देते थे और उसके बाद रात को वहां के कुत्ते, लोमड़ियां, ये सब उस लाश को जमीन से खोद के बाहर निकालते थे और मजे से चीर फाड़ के खाते थे। और इसी वजह से वहां पर पेड़ों पे काफी सारे गिद्ध रहा करते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक बार एक बहुत ही भयानक घटना घट गई। वहां के एक गांव के नगेन दुलुई नाम का एक आदमी घर पे झगड़ा करके अचानक घर से निकलकर गायब हो गया। 3 से 4 दिन बीत गए लेकिन वो घर वापस नहीं आया और इसी वजह से घर के लोग परेशानी में पड़ गए। चारों तरफ बहुत ढूंढा गया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के घर पर भी पूछा गया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मछुआरों की एक टोली नदी में घूम रही थी मछली की तलाश में और तभी अचानक उनके नाक में एक भयानक बदबू आके लगी और साथ में उन लोगों ने थोड़ी सी दूर में गिद्धों को उड़ते हुए देखा। उन लोगों को थोड़ा शक हुआ। वो लोग थोड़ा सा पास गए। उन्होंने पाया कि नगेन दुलुई की लाश नदी के किनारे अटकी पड़ी हुई थी। गिद्धों ने उसका थोड़ा सा हिस्सा खा लिया था और साथ में उसकी दोनों आंखें भी गिद्ध खा गए थे। ये नज़ारा देखने के बाद ही सारे के सारे मछुआरों ने गांव में जाके पूरी बात बताई। तभी सब लोग बहुत जल्द से जल्द वहां पर पहुंच गए। लेकिन वहां पर जाकर उन लोगों ने पाया कि वो लाश बहुत ही ज़्यादा ही बदबू छोड़ रही थी, इतनी कि उसके पास जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। गांव वालों ने दिमाग लगाया, एक रस्सी से किसी भी तरह उसके पैर को जकड़ लिया और फिर बहुत ही मशक्कत करके नदी के किनारे से बाहर लाया। लेकिन और कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए रेत के बिस्तर पर लाश को दफना दिया गया। और आप लोगों को तो पता ही है इसके बाद क्या हुआ। रात को कुत्ते और लोमड़ियों ने उसकी लाश को निकालकर चीर फाड़ के खा गए। अब ऐसा नहीं था कि नगेन दुलुई की आर्थिक हालत खराब थी।
उनके बेटों ने बहुत ही धूमधाम से अपने पिताजी की श्राद्ध करवाई। आसपास के जितने भी गांव थे उन सब से लोग आके उनके मैयत पर शामिल भी हुए थे। अब इस घटना के 1 महीना बीत चुका था और 1 महीने बाद से ही गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी कभी किसी के घर से बतख चोरी हो जाती थी, कभी किसी के घर से बकरियां और कभी कभी मुर्गियां, यहाँ तक तो कभी कभी गाय वो भी गायब हो रही थी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन नगीन दुलुई की पत्नी एक आवाज सुनकर घर से बाहर निकली थी और उन्होंने देखा था कि घर के पास जो आम का पेड़ था उसी के नीचे एक काली परछाई। उस काली परछाई को देखकर वो जोर से चीख उठी और चीखते चीखते घर के अंदर दौड़ लगाई और दरवाजा बंद कर दिया। माँ को ऐसे चीखते हुए देखकर उनके दोनों बेटे बाहर आए। इधर उधर अच्छी तरह से देखा लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उन्हें लगा होगा कि माँ शायद पेड़ की परछाई देख के डर गई, इसीलिए उन लोगों ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं। और इसके बाद रात को एक दिन गांव वालों ने शमशान घाट में और उसके आसपास एक कंकाल को चलते फिरते देखा और उसी घटना के बाद शमशान घाट पे लाश जलाना बंद हो गई। मछुआरे शाम होने से पहले ही वापस आ जाते थे और शाम के बाद उस इलाके के आसपास से भी कोई नहीं भटकता था, जिस वजह से चारों तरफ एक डर से भरी हुई सन्नाटा राज करने लगा। कुछ दिन बाद वहां के किसी घर से एक गाय का बच्चा चोरी हो गया। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला और उसके 1-2 दिन बाद एक आदमी शमशान घाट के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी शमशान घाट पे वही गाय का बच्चा पड़ा हुआ है और उसका आधा हिस्सा किसी ने बहुत ही बेरहमी से नोच नोच के खाया है और उसका बाकी का हिस्सा वहीं पर एक पेड़ के तले पड़ा हुआ था। इसके बाद सबको समझ में आने लगा ये जरूर नगीन दुलुई की भटकती हुई आत्मा कर रही होगी। लगता है उसकी आत्मा प्रेत में बदल चुकी है या फिर किसी ऐसी चीज में जो बहुत ही खतरनाक है। उसी रात को उसी गांव के 2 लोग निधिराम और हमीद, इन दोनों ने नगीन दुलुई के घर के सामने एक परछाई को देखा जिसका पूरा शरीर किसी सफेद धुंध में ढका हुआ था। उनको लगा जरूर ये कोई चोर होगा। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कौन है हो? उनके बुलाने पर ही वो परछाई उनकी तरफ मुड़ के खड़ी हुई। वो लोग तो देख के डर गए। उसकी कोई शरीर नहीं थी और ना ही कोई आंख और ना ही कोई चेहरा, सिर्फ 2 आंख के गोले जल रहे थे। और देखते ही देखते वो परछाई उनके सामने बड़ी होने लगी। ये देखकर और वो लोग वहां रुक नहीं पाए, दौड़कर वहां से भागने लगे। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। को 7 बजे के बाद हर कोई नगीन दुलुई के घर के सामने सड़क से जाना बंद कर दिया। एक दिन हमीद चाचा नगीन के घर पे आके कहा कि बेटा देखो, ताए तुम्हारे पिता एक खतरनाक प्रेत बन चुके हैं। तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, जरा संभाल के रहना और कुछ करो बेटा, वरना तुम सब मुसीबत में पड़ सकते हो। नगीन के बड़े बेटे ने कहा, क्या करे चाचा, बोलो, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे माँ ने भी एक दिन देखा था, हमें लगी थी वो उनका बहम है, लेकिन अब तो लग रहा है कि मामला बहुत ही गंभीर है। नगीन के छोटे बेटे ने कहा, भैया आपको पता है, मैंने भी एक दिन सुबह सुबह घर के बाहर एक परछाई को घूमते हुए देखा था।
सब लोग डरेंगे इसीलिए किसी को कुछ कहा नहीं मैंने। ये सारी बातें सुनकर हमीद चाचा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, कि देखो बेटा, यहाँ पर मैं किसी को तो जानता नहीं जो इस मामले में कुछ कर सकता है, लेकिन महेशपुर में एक ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जो एक ओझा भी है। लगता है वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं। तुम लोग उनसे जाकर बात करो। नगेन के बड़े बेटे ने कहा कि महेशपुर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, मतलब आने जाने में 12 किलोमीटर। नहीं, आज नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, कल सुबह सुबह निकल जाता हूँ तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? दोनों भाइयों ने मिलकर यही तय कर लिया और उसी रात को एक बहुत बड़ी घटना घटी। आधी रात का वक्त होगा तब अचानक नगेन की पत्नी को उनके घर में रखी बतख और मुर्गियों की आवाजें आने लगी। वो एक लालटेन लेकर देखने के लिए गई। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई लोमड़ी होगी जो घुस आई होगी, लेकिन घर से बाहर पैर रखते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद धुंध से ढकी हुई परछाई जो कि काफी लंबी दिख रही थी, वो बिल्कुल उससे थोड़ी सी दूर में खड़ी थी और उसने एक बतख और एक मुर्गी को अपने हाथ में लेकर चबाए जा रहा था और उसके दोनों हाथ कंकाल के बने हुए थे। ये नज़ारा देखकर उनके मुंह से एक भयानक चीख निकल आई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। चीख सुनकर नगेन के 2 बेटे और उनकी पत्नियां जल्द से जल्द बाहर आई और बहुत ही मुश्किल से अपनी माँ को होश में लाया और उनकी माँ ने बहुत ही कम शब्दों में ही पूरी बात अपने बेटों को बता दी। उनके दोनों बेटों ने जल्द से जल्द उस जगह पर जाकर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। नगेन के छोटे बेटे ने कहा कि शायद लोमड़ी घुस आई होगी, उसी ने ये सब किया होगा। और लोमड़ी की आंखें भी रात को जलती रहती है, माँ शायद उसी को देखकर डर गई होगी। लेकिन उन लोगों की माँ ने कहा, मैंने गलत नहीं देखा, यह कोई जानवर नहीं था, यह एक बुरी छाया थी और यह उन जानवरों को खा रही थी। ये सारी बातें उन लोगों के बीच में हो ही रही थी कि तभी पास के एक पेड़ से एक भयानक हंसने की आवाज गूंज उठी। ये आवाज सुनकर सब लोग जल्द से जल्द घर के अंदर चले गए और सबको समझ में आ गया कि आखिर ये क्या था। सुबह सुबह ही नगेन के बड़े बेटे ने 6 किलोमीटर पार करके उस ओझा के पास जाके पहुंचे और उनको सारी बात बताई। समस्या ये थी कि ओझा तब बीमार पड़े हुए थे। उन्होंने सारी बात सुनी और कहा, देखो बेटा, मैं कुछ दिनों से बीमार पड़ा हुआ हूँ, चल भी नहीं पा रहा। थोड़ा सा बेहतर महसूस करते ही मैं जाके सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? नगेन के बड़े बेटे ने कहा, कुल मिला के 8 लोग। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें ये 8 ताबीज और ये 4 कील देता हूँ। ये ताबीज घर के हर सदस्य को पहना देना और ये जो 4 कील है अपने घर के चारों तरफ गाड़ देना। 8 ताबीज और 4 कील लेके नगेन के बड़े बेटे घर वापस आए और ओझा की कहे मुताबिक सब कुछ किया गया।
सबको ताबीज पहनाया गया और घर के चारों कोने में 4 किलो को लगा दिया गया। इस वजह से नगेन के घर में प्रेत का कहर बरसना बंद हो गया। लेकिन उल्टी तरफ गांव में उसका कहर और भी बढ़ गया। गांव से गाय, बतख और मुर्गियां पहले से ज्यादा चोरी होने लगी। बहुत सारे लोगों ने शाम के बाद उस परछाई को गांव में इधर उधर भटकते हुए देखा। और बात यही तक सीमित नहीं थी। अक्सर किसी ना किसी घर पे ईंटों की बरसात होती थी, या फिर किसी के घर में जली हुई लकड़ियां, या फिर किसी के घर में मरे हुए गायों की हड्डियां। इन सब के चलते पूरा गांव शाम के बाद शमशान बन गया। कोई भी रात को ठीक से सो नहीं पा रहा था। इन सब के चलते हुए कुछ अनजान लोग एक दिन उस गांव के शमशान घाट पे चिता जलाने के लिए आए। वो लोग नाव से आए थे, इसीलिए नाव के माझी नाव में इंतजार कर रहे थे और बाकी के लोग चिता को सजाने में लगे हुए थे। चिता को सजाने के बाद सब लोगों ने आग जला ली और थोड़ी सी दूर में जाकर बैठ के इंतजार करने लगे। और उसी बीच पास के ही एक पेड़ से 2 बड़े बड़े कंकाल के हाथ उस चिता से लाश को उठाकर पेड़ पर लेके गया और उसके बाद बड़े ही चाव से उसे खाने लगा। शमशान यात्रियों को ये चीज दिखी नहीं थी, लेकिन वो लोग चौंक के चिता की तरफ देखकर उन लोगों ने देखा कि लाश गायब थी, जबकि चिता तो जल रही थी। नाव के माझी वो सब कुछ देख रहे थे। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सब लोग डर जाते। लेकिन कुछ देर में ही सबको ये बात दिख गई। डर से वो लोग चीखते चीखते नाव की तरफ भागने लगे। तभी माझी ने जोर से आवाज लगाई, तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। सब लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया और जहाँ थे वहीं पर रुककर डर से ठक ठक कांपने लगे। वो माझी उन लोगों के पास आए और उनके चारों तरफ एक रेखा बना दी और उन लोगों से कहा, कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार न करें। कोई भी भूत, पिशाच, दुष्ट आत्मा इस रेखा को पार नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद वो चले गए उस पेड़ के पास और उस पेड़ के पास जाके ही उन्होंने चुपके से उसके चारों तरफ एक रेखा बना दी और मन ही मन में एक मंत्र का जाप करने लगे। जाप करने के बाद सबने देखा वो किसी से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वो फिर से वापस आए। लोगों के पूछने के बाद उन्होंने कहा कि वो असल में उस प्रेत के बारे में जान रहे थे कि वो कौन है, कहाँ पर रहता था और क्यों यहाँ पर है। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह होते ही गांव के लोगों को बुलाकर लाने के लिए। सुबह के वक्त भूतों की शक्ति बहुत कम होती है और वैसे भी उन्होंने उस भूत को उसी पेड़ पर कैद कर दिया है। वो और कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गांव के लोगों को अगले दिन बुलाकर लाया गया। असल में वो जो माझी थे साधारण माझी नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ओझा थे। उन्होंने नगेन के दोनों बेटों को पास बुलाया और उन लोगों से कहा कि उन दोनों के पिता बहुत कष्ट में हैं। जितनी जल्दी हो सके गया में जाकर उनके नाम का पिंडदान किया जाए। ऐसा करने पर ही उनको मुक्ति मिलेगी। गांव के किसी ने फिर से पूछा, अगर इस प्रक्रिया के दौरान कुछ भयानक होता है तो हम क्या करेंगे? ओझा ने आश्वासन दिया, चिंता न करें, कुछ गलत नहीं होगा। मैंने इस दुष्ट आत्मा को अपने मंत्र से बंदी बना लिया है और यह 1 सप्ताह में अपने आप को मेरे जादू से मुक्त नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह फिर से मुक्त हो जाएगा। नगेन के बड़े बेटे ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ। और उसके बाद ओझा पता नहीं फिर से उस पेड़ में जाकर पूछने लगे कि अगर तुम यहाँ से चले गए
तो कौन सा संकेत छोड़ के जाओगे ताकि लोगों को पता चले कि तुम जा चुके हो? ये पूछते ही जोर से एक चीख आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई आग में जल रहा है। ओझा ने फिर से उस प्रेतात्मा से कहा कि अगर वो यहां से निकलने की कोशिश करता हूं तो जलकर भस्म हो जाएगा, इसीलिए कोशिश भी ना करे। उन्होंने फिर से वही सवाल पूछा और फिर थोड़ी देर बाद वापस आए और सबसे कहा, मुक्ति मिलते ही इस पेड़ का एक मोटी सी टहनी अपने आप टूट के गिर जाएगी। ऐसा होते ही समझ जाना कि काम हो चुका है। नगेन के बेटे ने और देर नहीं की, उसी दिन रवाना हो गया और जो आधी खाई हुई लाश थी उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिंडदान पूरा होते ही उसी दिन दोपहर को अचानक उस पेड़ की एक मोटी टहनी टूटकर गिर गई। वहां के लोगों ने भी देखा और उस घटना के बाद से गांव में प्रेतात्मा का कहर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया।